हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हिस्ट्री के अपने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत की अंतिम डायनेस्टी जिसका नाम होता है लोधी डायनेस्टी के बारे में, राइट। तो हमने जाना कि जो इब्राहिम लोधी हैं, यानी कि सबसे पहले हम ये समझे कि सिकंदर लोधी के बाद में लोधी डायनेस्टी ऑलरेडी क्या है, वीक हो चुकी है। और इब्राहिम लोधी के जो नोबल्स हैं उन्हीं में से कोई एक जिनका नाम होता है दौलत खान लोधी, वो किसको बुलाते हैं, वो इन्वाइट करते हैं बाबर को। तो बाबर के इंडिया में इन्वेजन के बाद से ही शुरू होता है मुगल एम्पायर। तो आज हम बात करेंगे मुगल एम्पायर की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए द मुगल एम्पायर, यस चैप्टर का नाम है और उसके बाद में हम देखते हैं लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। राइज ऑफ मुगल किस तरह से होता है, उसके बाद में जानेंगे अकबर के बारे में जिसको लोग अकबर महान भी कहते हैं। ओके, देन वी विल नो अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन द मुगल एम्पायर इन क्राइसिस, किस तरह से किन परिस्थितियों में मुगल एम्पायर क्राइसिस में आ जाता है ये भी हम जानेंगे। एंड बिफोर दैट देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू, हु रोट अकबरनामा एंड देन इन विच ईयर डिड अकबर बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप इसी चैप्टर के अंदर ढूंढने वाले हैं। तो ओके, लेट्स जस्ट नो व्हाट इज द क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, राइट द हायरार्की ऑफ अकबर, दिस इज आल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू नो इन दिस session only. So let's get started with the rise of Mughal empire. I already have told you. Okay, see, ये जो मुगल्स हैं बेटा, ये अपने आप को क्या बताते हैं जानते हैं? लाइक इन एक हमारी जो फैमिली होती है, फैमिली में कौन कौन है? आपकी मदर होंगी, राइट, आपके फादर होंगे, राइट। तो ये जो मुगल्स हैं ये कहते हैं कि हम अपनी मदर की साइड से तो किसके लाइक डिसेंडेंट है, हम हैं चंगेज खान के डिसेंडेंट, राइट। मैं यहाँ पे ऐसे जी के लिख दे रही हूँ बिकॉज उसका जो स्पेलिंग होता है दैट इज कैंकिस, राइट। ओके, तो ये कहते हैं कि भाई हम क्या हैं, हम डिसेंडेंट हैं अपनी मदर की साइड से तो हम चंगेज खान के और फादर की साइड से तैमूर के, राइट। तो ये हमको याद रखना है। तो इन्होंने क्या बताया कि देखो, द मुगल क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज खान, द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब, ठीक है। और ये जो मुगल वर्ड है ना, ये भी इसी टर्म से निकला है, मंगोल से, राइट। ओके, तो मंगोल कहाँ की ट्राइब थी? चाइना की, ठीक है, एंड सेंट्रल एशिया की। फ्रॉम देयर मदर साइड, हमने पहले ही जान लिया अपनी मदर की साइड से ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम इसके वंशज हैं। एंड देन द फादर साइड दे वर फिफ्थ जनरेशन लाइक डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। अब ये तैमूर कहाँ का रूलर है भाई? तैमूर रूलर होता था ईरान, इराक एंड लाइक विच इज प्रेजेंट डे टर्की। ये इतने बड़े लाइक एक एम्पायर का क्या था, रूलर होता था ईरान, इराक एंड टर्की का। ओके, now this person Taimur, he attacked in Delhi in 1398 as well. Okay, the name Mughal was derived from Mongol. Yes, we already like know it. Under the Mughals emerged a great empire which left behind as legacy new structure of administration and fusion of the Indo-Islamic style in art, architecture and culture. किस तरह से क्या कब कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। और मुगल्स में एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगी, लाइक हमारे यहाँ पहले जो रूलर्स हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, जो भी लाइक रूलर है उसका जो भी सबसे बड़ा बेटा है वो क्या हो जाएगा, उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। लेकिन मुगल्स में इस हायरार्की को तोड़ दिया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनहेरिटेंस वाले जो एक ट्रेंड चला रहा था वो यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे क्या था कि जो भी लाइक पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा ही बेटा जो है वो रूलर बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था भाई भाइयों के बीच में, ठीक है। तो सी एज द लाइन सजेस्ट द मुगल फॉलोड तिमुरिद ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ठीक है, in which the inheritance of rulership was shared among the brothers and elder son did not necessarily inherit his father's state. Okay, चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं किसके बारे में। Let's talk about मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। ओके, तो फर्स्ट देखो बाबर की बात करी थी हमने, तो यहाँ पे हम बाबर से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बाबर जो कि इंडिया में बहुत कम लाइक अपना रूल कर पाता है, 1526 से 1530 तक का उसका रूल चलता है। और इस रूल के दौरान वो क्या है, वो केवल लाइक बैटल्स में लगा हुआ है, वो वॉर्स में लगा हुआ है, वो लड़ाइयों में लगा हुआ है, ठीक है ना।
ओके, तो उसको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर पे, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले जो सिग्निफिकेंस है, उस चीजों पे उसको काम करने का क्या नहीं हुआ, समय नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो 1526 से 1530 में दी लाइक फर्स्ट मुगल एम्परर, लाइक जो कि क्या है, कहां से आते हैं, फरगना। ठीक है, तो ascended the throne at Fargana, a small principality in Transdoxiana. I'm not sure if I'm pronouncing it right or wrong, but that is the name of this place. Okay, in 1494 at the tender age of 12, okay, इन्हें केवल 12 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया है, एक थ्रोन जो है वो मिल गया है इनको। ठीक है, अब सुनो, बाबर had abandoned the hopes of creating an empire in Central Asia because he was thrown out of his hometown by Uzbeks. उसका एक ऐसा था कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, रूल करना है, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया था, उज़्बेक्स के द्वारा थ्रोन आउट कर दिया गया था। ठीक है, देन अब ये कौन है, ये भी मंगोल ट्राइब है, उज़्बेक्स भी जो थे एक अनदर मंगोल ट्राइब थे। ओके, अब देखो, अब इसने क्या किया है, ही कार्व्ड आउट अ फ्रेश टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ, काबुल 1504 में। ठीक है, ये काबुल को क्या कर लेता है, उसको असेंड कर लेता है, या फिर उसको उसको प्राप्त, उस पर कब्जा कर लेता है, राइट। The unstable political situation in India after Sikandar Lodi's death and invitation from Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, encouraged Babur to attack India. भाई ये अपना अच्छा खासा काबुल में रूल कर रहा था, इसको क्या पड़ी थी इंडिया आने की, इसको बाइज्जत इनविटेशन भेजा गया था। इनविटेशन किसने दिया था, दौलत खान लोधी ने। अब ये दौलत खान लोधी कौन है, दौलत खान लोधी एक नोबल है, किसका, सिकंदर लोधी का। ठीक है, तो उसने लाइक बाबर को इनवाइट किया, बाबर आ गया। अब बाबर आएगा तो क्या मचाएगा, तहलका मचा देगा। देखो, At the Battle of Panipat 1526, बाबर फाइनली डिफीटेड इब्राहिम लोधी। अच्छा, एक ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर को इनविटेशन दौलत खान लोधी की तरफ से तो गया ही था, बाबर को एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने इनवाइट किया था, लाइक इस सेम कारण से, उनका नाम होता था राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा को क्या लगा कि बाबर आएगा, लूट मचाएगा, थोड़ी बहुत मतलब लड़ाई करेगा, इसको हराएगा और चला जाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और बाद में उनकी अपनी टेरिटरी के लिए उन्हें बाबर के साथ क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। हम जानेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, चलो, Though it was the first among the series of battles in the year to come in, it formally established the Mughal rule in India. ठीक है, to secure this victory, it was equally important to overcome Rana Sanga of Mewar and the chieftains in the and around Delhi. Okay, अब देखो इनकी बाबर की कितनी लड़ाई हुई है इंडिया के अंदर, 4। आप इसको कैसे याद रखोगे, एक फंडा बना लो बेटा। पहली बात तो ये है कि 1526, 27, 28 लगातार लड़ाइयां हो रही हैं। ठीक है, 4 लड़ाई होती है बाबर की इंडिया के अंदर, 26 में होती है, 27 में होती है, 28 में होती है, 29 में होती है। ठीक है, कौन कौन सी लड़ाई हैं, अब देखो, इसको एक फंडा बनाओ ऐसे, पान खा चिल्लाकेगा। ठीक है, अब इस क को कर को हम क्या कर देंगे, एक स्किप करके चलेंगे। जब हम पान बोलेंगे तो आप याद रखेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है, जब आप खा बोलेंगे तो आप कहेंगे कि बैटल ऑफ खानवा है। चिल्लाकर यानी चंदेरी, छ से चंदेरी है ना यहाँ पे, CHANDERI चंदेरी। ठीक है, एंड देन घाघरा। तो ये 4 बैटल जो हैं वो बाबर की इंडिया के अंदर होती हैं। ठीक है, एंड ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको ये भी याद रखना है कौन सी बैटल किसके साथ हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ पानीपत किसके अगेंस्ट थी, इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट थी। बैटल ऑफ खानवा किसके अगेंस्ट है, लाइक राणा सांगा के, राइट। एंड देन कम्स चंदेरी। ओके, then he defeated the Rajputs at Chanderi again, and then there was another battle which was Battle of Khakra. And now this is the question for you, बाबर ने किसके अगेंस्ट बैटल ऑफ घाघरा जो है वो करी है। ठीक है, ओके, नाउ आफ्टर बाबर्स डेथ, बाबर की डेथ के बाद कौन आएगा, हुमायूं आएगा। हुमायूं को सबसे ज्यादा चैलेंज किसने दिया, शेरशाह सूरी ने दिया। ठीक है, चलिए,
तो बाबर आता है, बाबर के बाद, बाबर की डेथ के बाद में हुमायूं आता है एंड ही सक्सीडेड हिज फादर, बट अकॉर्डिंग टू Timurid tradition, he had to share power with his brothers. Okay, like Babur did not command the respect and the esteem of the nobility. Okay, to sustain imperial power and hegemony, Humayun had to fight against the Afghans. Okay, both in the east and the west. Okay, so this person Sher Shah Suri, he is also like an Afghan only. ठीक है? Okay, now at the same time, he had to face hostilities from his own brothers who weakened his cause against the Afghans. Okay? तो मतलब ये बोलेंगे कि बाबर के कंपैरिजन में शायद ये उतने कॉम्पिटेंट नहीं रहे और फाइनली ये क्या हो गए थे, ये लाइक इंडिया को छोड़ के भी भाग गए थे जब किसने, शेरशाह सूरी ने इनका क्या कर दिया शेरशाह सूरी के साथ इनकी बहुत सारी बैटल्स होती हैं और उसमें फाइनली ये क्या, ये बेहतर समझते हैं इंडिया से, लाइक यहाँ से भाग जाना, एंड फाइनली लाइक जब ये जाएंगे तो इनकी लाइफ में एक, ये आने वाले समय में एक महान रूलर को जो है क्या देंगे, लेकर आएंगे। हालांकि इनको महान कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर ऑन विच ग्राउंड्स, बट या ही वाज अनदर मुगल रूलर ओनली, हिज नेम वाज अकबर। ओके, सी Humayun re-established the Mughal rule in 1555 but died in 1556. ठीक है, तो leaving behind his minor son Akbar under the heavy odds. अकबर की उम्र बहुत बहुत छोटी है जिस वक्त इनको क्या कर दिया गया है, इनको दे दिया गया है एक बड़ा शासन संभालने के लिए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर was born on 15th of October 1542. ओके, कहां पर होते हैं, अमरकोट सिंध में होते हैं। अकबर accompanied his father Humayun and mother Hamida Banu Begum to Kabul where he was left behind and his parents went off Persia. Okay, when his father returned to India, he came with him. ये अपने पिताजी के साथ इंडिया आ गए थे। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अकबर कमीशन अबुल फजल टू राइट द हिस्ट्री ऑफ हिज रूल। उन्होंने क्या किया है, किसको कमीशन किया है, अबुल फजल को। अबुल फजल से क्या कहा है कि आप क्या लिखो, आप हिस्ट्री लिखो, हमारे शासन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसको लिख डालो। तो अबुल फजल, हिज फादर एंड ब्रदर वर पार्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट। अब अकबर के नवरत्नों में से एक हैं अबुल फजल, ठीक है ना। तो अबुल फजल वाज अ मनसबदार इन अकबर्स कोर्ट एंड क्लोजली वॉच्ड द एक्टिविटीज ऑफ द टाइम। उन्होंने बहुत करीब से देखी थी जानकारी, भाई जो किसी चीज को बहुत करीब से देखेगा वो उसके बारे में बेहतर लिख पाएगा, एंड दैट इज व्हाई अकबर कमीशनड हिम। ओके, ही वाज द ग्रेट एडमायरर ऑफ द एम्परर एंड प्रोड्यूस्ड मैनी वर्क्स। बहुत सारी इन्होंने इनके बारे में कहानियां लिखी हैं। ओके, नॉट जस्ट कहानियां, मतलब उनके रूल में किस तरह से चलता था, क्या किस तरह का शासन है, लोग किस तरह की लाइफ जीते हैं, तो वो सारी चीजें अबुल फजल ने उस समय की लिखी हैं। द मोस्ट वेल नोन इज अकबरनामा एंड हियर कम्स द फर्स्ट आंसर ऑफ योर सेल्फ सर्वे, राइट। आपसे पूछा गया था अकबरनामा किसने लिखी है, तो द पर्सन इज अबुल फजल ओनली। ओके, ऑलराइट। It took him 7 years to complete it. 7 साल लगे अकबरनामा को कंप्लीट करने में, किसको, अबुल फजल को। The original manuscript contained a number of paintings supporting the text. इन्होंने सिर्फ लिखा नहीं है, लाइक उसमें क्या है, उसमें कुछ चित्र भी दिखाए हैं जिसके माध्यम से वो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझा पा रहे हैं कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय पर चीजें दिखाई कैसी देती हैं, राइट। द अदर ग्रेट वर्क इज आईने अकबरी, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल्यूम्स। अब इसकी क्या है, आईने अकबरी की 3 वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, राइट। रिटन इन ग्रेट डिटेल्स, द बुक हैज ड्रॉइंग्स एंड स्केचेस, जैसे कि पहले वाले में भी था, इसमें भी आपको ड्राइंग्स एंड स्केचेस देखने के लिए मिलेंगे। दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड इट्स कवर like every aspect of the administration. ये क्या कर रहा है, it is covering every aspect of the administration. उस समय के प्रशासन के हर एस्पेक्ट को ये कवर करके चल रही है, ठीक है। There was another court historian, his name was Badayuni. Badayuni was highly critical of like Akbar's policies, ठीक है। All right, now let's move on to Akbar and Rajputs. Rajputs के साथ में अकबर की अच्छे से तन जाती है। वेरी फेमस इज लाइक बैटल ऑफ व्हाट, हल्दी घाटी, राइट।
जिसमें किसकी किसकी और किसकी वॉर होती है बताइए? ओके, दैट इज ऑफ कोर्स महाराणा प्रताप। चलिए जानते हैं। अकबर realized very early in his life that he had to be बादशाह of his people, ठीक है, the Hindu as well as the Muslims। उसको बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया था, क्योंकि इंडिया के अंदर आप रूल करने आए हैं तो वहां पे आपको हिंदूज भी मिलेंगे, वहां पे आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, और अकबर ने बहुत जल्दी इस चीज को समझ लिया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। He took several measures to win over the Hindu population. In 1562, he abolished the pilgrim tax on bathing at holy places like Banaras, Prayag, etc. 1564 में क्या होता है? ही अबॉलिश द पोल टैक्स और जजिया, जो जिसको एक धार्मिक कर के रूप में ये क्या करा जाता था, वसूल किया जाता था, एंड विच द नॉन मुस्लिम्स हैड टू पे। ठीक है, ओके। He also abolished the practice of forcibly converting prisoners of war to Islam। उसने क्या किया? जो prisoner of wars होते थे, लाइक एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई हुई, एक राजा हार गया तो उसकी जो पूरी की पूरी आर्मी है तो क्या बोला जाएगा? प्रिजनर ऑफ वॉर बोला जाएगा। उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, बट अकबर ने क्या किया कि आप क्या मत कीजिए, उनको उनसे जबरदस्ती नहीं करी जाएगी कि आप अपने धर्म को परिवर्तित कीजिए, राइट। With these measures, he laid the foundation of an empire where all citizens were treated equally। ठीक है, उसकी कोशिश ये थी कि सभी सिटीजन्स को क्या किया जाए? इक्वली ट्रीट किया जाए। Akbar's relation with most of the Rajput kings were friendly, ठीक है, cordial and often excellent। Okay, in the middle of January 1562, Akbar received Raja Bharmal, the chief of Amber and Jaipur, okay, and who offered his eldest daughter, जिनका नाम होता है हरकाबाई, राइट। तो क्या नाम है इन राजा का? राजा भारमल। ये अपनी बेटी हरकाबाई की शादी किसके साथ करा देते हैं? अकबर के साथ करा देते हैं, ठीक है। दिस मैरिज सिक्योर्ड फॉर हिम द पावरफुल सपोर्ट ऑफ एम्बर थ्रू आउट हिज रेन। ठीक है, अब क्या हो गया कि एक पावरफुल टेरिटरी जो है वो सिक्योर हो गई। इनको क्या लगा कि भाई अगर रिश्तेदारी हो जाएगी तो ये हमारे लाइक किले के ऊपर या हमारे लाइक टेरिटरी पर अटैक नहीं करेंगे। हिज हिंदू वाइव्स वर अलाउड टू हैव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम। उसकी जो हिंदू वाइफ हैं उनको पूरी फ्रीडम है। आप इनफैक्ट अकबर ने मंदिर बनवाए थे भाई अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। अकबर सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल्स लाइक दीपावली, बसंत पंचमी, ओके ओके। कैन यू इमेजिन, मतलब एक जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो मुगल बादशाह है, वो बसंत पंचमी के दिन अगर पतंग उड़ाने लगे, सोचो जरा। ओके, तो आई मीन ही वाज एक्चुअली रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स। दिस इज व्हाट योर बुक इज telling। Okay, Badayuni writes that he allowed the burnings of home in the apartments of Hindu wives and wore the rakhi on his wrist, right? So basically जो अकबर हैं ये राखी को भी क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। एंड बाय द वे व्हेन आई सेड बसंत पंचमी, इट डजंट ऑलवेज मीन कि ओनली काइट फ्लाइंग इज देयर, राइट। पीपल आर वर्शिपिंग गॉडेस सरस्वती दैट टाइम एज वेल। ऑलराइट, चलिए। अकबर फाउंड दैट राजपूत वॉरियर्स वर ब्रेव एंड लॉयल। उसको ये लगता था राजपूत जो हैं वो, लगता नहीं था एक्चुअली राजपूत वॉरियर्स वर एक्चुअली ब्रेव। ओके, ही अलाउड दैट द रूलर्स, लाइक जो भी रूलर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो अपना किंगडम को क्या बना सकते हैं? अगर देखो उसने कुछ अमीर्स और कुछ जागीर्स जो है वो क्या कर दी? अलाउ कर दिया। अब यहां से देखना शुरू करो। ही अलाउड द रूलर्स टू रूल ओवर देयर किंगडम्स, ठीक है, आप अपने किंगडम पे रूल करते रहिए, ठीक है। ऑल ऑफ देम बिकेम हिज अमीर्स विद जागीर्स। अब हम मतलब ऐसा होगा कि आप हमको क्या देते रहो, जैसा होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइक एक टैक्स के फॉर्म में आप हमको देते रहो, आप अपने किंगडम पे रूल करते रहो। सो दे हेल्प्ड हिम बाय कमांडिंग हिज आर्मी, ठीक है, और सप्लाइंग कंटिजेंट ड्यूरिंग अ वॉर। अब ये क्या करेंगे? जब कोई वॉर होगी तो ये इसको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, बट या दैट इज एक्चुअली ट्रू। आई मीन आई शुडंट से यू वोंट बिलीव बिकॉज इट एक्चुअली हैपेंड व्हेन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, जब हल्दी घाटी की जो लड़ाई हो रही थी उसमें महाराणा प्रताप के अगेंस्ट कौन थे जानते हैं?
अकबर की तरफ से इट वाज राजा मानसिंह हु वाज फाइटिंग अगेंस्ट लाइक महाराणा प्रताप। तो जाहिर सी बात है कि राजपूत, सभी राजपूत जो हैं वो अकबर के अगेंस्ट नहीं थे, पर कुछ राजपूत थे। ओके, अब कौन है जिसने 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 अकबर को क्या कर दिया, परेशान करके रख दिया? परेशान नहीं कर दिया अकबर को, लाइक सबसे ज्यादा चैलेंज अगर किसी ने दिया, सबसे शानदार चैलेंज अगर किसी ने दिया, तो वो थे महाराणा प्रताप। हाउएवर देखो, सम राजपूत स्टेट्स लाइक रणथंबोर एंड जोधपुर रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड देम। अब कोई नहीं मानेगा, पुराने राजा अश्वमेध यज्ञ करके काम कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे और कॉन्कर कर लेंगे। After the conquest of Chittor, Rana Uday Singh of Mewar had fled from fortress of Chittor, okay, and his valiant successor and son Rana Pratap Singh waged a long war with Akbar and gradually recovered much of the Mewar, but not Chittor. उन्होंने ज्यादातर मेवाड़ तो क्या कर लिया था, अपना वापस ले लिया था, पर चित्तौड़ को नहीं ले पाए। ठीक है, ओके। The Rajputs in both the armies fought fiercely. Okay, तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जो वॉर है किसके बीच में, राजपूत एंड अकबर के बीच में, उनमें सबसे ज्यादा जो विरोध किया वो किसने किया, महाराणा प्रताप ने किया। ही रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर। ठीक है, और एक चीज हम याद रखेंगे कि ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम होता है जब दो रूलर्स के बीच में वॉर होती है, एक हार, भाई जाहिर सी बात है वॉर होगी तो एक जीतेगा एक हारेगा, राइट। लेकिन होता क्या है, जब महाराणा प्रताप जब हार जाते हैं और जब महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है, तो कहा जाता है कि अकबर इवन अकबर वाज सैडन्ड बिकॉज ही वाज अ ग्रेट नॉट जस्ट फाइटर बट अ रूलर एज वेल, राइट। चलिए, जहांगीर असेंडेड द थ्रोन ऑफ अकबर। अब अकबर के बाद में कौन आएंगे, जहांगीर आएंगे, वो रूल करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए फिलहाल पहले देखते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है और क्या क्या चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज अंडरस्टैंड बाबर एंड हुमायूं, इनको क्या नहीं मिला, इनको बहुत ज्यादा कुछ काम करने के लिए समय नहीं हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन बाय द टाइम ऑफ अकबर और यू कैन से बाय द एंड ऑफ अकबरीन, तो क्या होता है कि इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं, ऑफिसर्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यही रहेगा, क्या, जैसे पुराने रूलर्स का होता था लैंड रिवेन्यू। ठीक है, तो लाइक अदर रिवेन्यू रूलर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर्स वर it was land revenue, okay, including the tax on the produce and the peasantries. okay, अब अकबर ने क्या किया है, इन्होंने राजा टोडरमल को क्या किया है, एक टोडरमल जो है वो क्या करते हैं, एक करोड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके, अकबर एक्चुअली एंट्रस्टेड राजा टोडरमल टू डिवाइस मेथड ऑफ लैंड रिवेन्यू। अब करोड़ी सिस्टम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जहां पे लैंड वाज मार्क्ड इनटू सर्कल्स व्हिच वुड प्रोवाइड रेवेन्यू ऑफ 1 करोड़ टू द स्टेट एक्सचेकर्स। ठीक है ना, तो करोड़ी सिस्टम में मतलब उन लैंड्स को क्या कर दिया जाता है, सर्कल कर दिया जाएगा जहां से आपको 1 करोड़ तक की क्या होगी, इनकम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है, इसको जान लेते हैं। दी जागीर गिवन एज पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द मनसबदार, जो मनसबदार हैं इनको सैलरी के रूप में क्या दिया जा रहा है, जागीर दी जा रही है। अब इस जागीर को लाइक उस जागीर से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो राजपूत देते थे, इसको नाम दिया गया तनख्वाह जागीर। ठीक है, जबकि जो राजपूत दे रहे थे उसको कहा जाता था जो राजपूत लेते थे उसको कहा जाता था वतन जागीर और हेरिडिटरी जागीर। ओके, ओके, नाउ देखो टोडरमल की बात करते हैं। हमने अभी अभी जाना था बिकॉज अकबर के क्या है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, ऑफिसर कह सकते हैं उस समय के। ठीक है, तो टोडरमल इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लैंड कॉल्ड इलाही गज। ठीक है, इन विच नाउ लैंड वाज नॉट मेजर्ड विद रोप्स बट विद बैम्बू स्टिक्स जॉइंड विद आयरन रिंग कॉल्ड तनाब। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो जमीनें हैं उसको रस्सियों से नहीं नापा जा रहा है। ठीक है ना,
इससे क्या होगा, मेजरमेंट एक्यूरेट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इसी के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो चीजों को स्केल करना शुरू किया, ये जो आइडिया है ये शायद यहीं से आया होगा, राइट। ओके चलिए, अब देखो एक नई टर्मिनोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पर। फॉर ऑल द इंटरमीडियरीज फ्रॉम विलेज हेडमैन टू लोकल chieftains who collected the land revenue, the Mughals used one term which was जमींदार। इन्होंने इनको क्या बोलना शुरू किया, इन्होंने इनको कहना शुरू किया जमींदार, ठीक है। ओके, sometimes these zamindars exercised a great deal of influence toward the end of the Mughal rule. We find that they often rose in rebellion against the Mughal authorities। कभी कभी क्या होते थे, ऐसा हर समय पे होता है, हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, तो क्या होगा, कुछ जो होंगे वो रेबेलियन की फॉर्म में खड़े हो जाएंगे अगेंस्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जब भी मौका लग जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की बात करते हैं, इनके प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते थे, उनके नाम क्या क्या होते थे, तो आप देखना शुरू करते हैं। द ऑफिस ऑफ दीवान किसके अंडर में आ रहा है, देखो उसको क्या मिलती है, मजबूती मिलती है अकबर के रूल में, ठीक है। द चीफ दीवान, जिसको हम दीवानी कुल भी कह रहे हैं, ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू एंड फाइनेंस। His primary duty was to supervise the imperial treasury and check all accounts, ठीक है। All right. The entire revenue collection and expenditure machinery of the empire was under his charge. Okay. To check the Diwan's power, the Mughal emperor asked the Diwan to submit a report on state finance daily. Monthly नहीं लिखा है बेटा, daily लिखा है, याद रखना। Okay. Mir Bakshi passed all the orders of appointments of the mansabdars and their salary papers were endorsed by him. किसके द्वारा, मीर बख्शी के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। He personally supervised the branding of the horses called Dag and checked the muster roll, okay, called हुलिया। चलिए, दाग और हुलिया ये दो क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसको आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये किस कारण से किए जा रहे थे, हॉर्सेस को एक लाइक आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना, उनको यस लाइक दे वर ब्रांडिंग द हॉर्सेस, ठीक है, that they were calling it dog and then they were checking the muster roll, so they were calling it huliya, okay। He was assisted by other बख्शीज as well। जो मीर बख्शी है वो अदर बख्शीज के द्वारा क्या किया जाता था, असिस्ट भी किया जाता था। द मीर समन was the officer in charge of the royal कारखानास, ठीक है। तो शाही कारखानों का जो अधिकारी है, जो इंचार्ज है, उसको क्या कहा जाएगा, मीर समान, ठीक है। ओके, हु सुपरवाइज्ड द परचेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर स्टोरेज फॉर द रॉयल हाउसहोल्ड। आई थिंक इट इज वेरी मच लाइक इजी टू अंडरस्टैंड, यस। चलिए अब देखेंगे मुगल क्राइसिस किस तरह से होते हैं, क्या कारण रहते हैं, ठीक है। तो क्राइसिस इन मुगल एम्पायर, यस। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर में क्राइसिस की, तो सबसे पहली बात यहाँ ये समझो, द रेवेन्यू लाइक एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पीजेंट्रीज ऑन सच वाइड स्केल। क्या होगा कि जो मुगल एम्पायर्स हैं, एम्परर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, एक वाइड स्केल पर बहुत जिस तरह से रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, रेवेन्यू लाइक लिया है लैंड रेवेन्यू लोगों से, तो उससे कुछ काम भी तो किया जाएगा ना। तो बहुत सारे जो डिस्टेंट रीजन्स हैं उसमें कैंपेन्स चलाए जाएंगे, ब्यूटीफुल एंड स्पेक्टेक्युलर मॉन्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स आल्सो स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। इन्होंने ज्यादा जो है क्या दी है, सैलरीज और गुड्स में स्पेंड कर दिया है, किन्होंने, जो मुगल एम्परर्स हैं और जो मनसबदार्स हैं। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड दी आर्टिजन्स एंड पीजेंट्रीज। इनको तो फायदा देगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, द स्केल ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल। अब जो रेवेन्यू कलेक्शन इन्होंने किया था वो क्या रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा इन द हैंड ऑफ द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, दे कुड हार्डली सेव मनी टू इन्वेस्ट इन बाइंग टूल्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब जब पैसा ही कम पड़ जाएगा चीजों को खरीदने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्राइसिस क्रिएट होगा।
अदर रीजन क्या है कि होड़ लग गई है किन के बीच में, जागीरदारों के बीच में, फॉर प्रॉफिटेबल जागीर, ठीक है ना। लीडिंग टू द करप्शन देयर वाज अ फैक्शनलिज्म अमंग नोबेलिटीज आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो जाएगी, लोगों के बीच में लाइक होड़ लग जाएगी कि किसके कौन ज्यादा जागीर लेगा, कौन ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। पावरफुल ईरानी, तुरानी एंड डेक्कनी हिंदुस्तानी ब्लॉक्स डेवलप्ड in the court of weed for power, ठीक है, in order to destabilize the central administrative machinery. देन 1739 में क्या होता है, नादिर शाह का अटैक होता है, नादिर शाह इन्वेड करता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी आपको मुगल एम्पायर क्या करता हुआ दिखाई देगा, डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देगा। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द Mughal elite had made them extremely influential and powerful in late 17th century when the power of Mughal declined, ठीक है। These Mughal elites emerged as the center of power in the region. देखो पहले क्या था कि enormous power, it was like the wealth and the resources किसके हाथ में आ गए थे, elite powers के हाथ में आ गए थे। अब ये जो elite powers हैं, जब मुगल वीक होने लगेंगे तो ये elite powers क्या होंगी, इमर्ज होंगी, ठीक है ना। अब देखो, although they continued recognize the Mughal emperor in Delhi as their sovereign, they had autonomous command of the province like अवध एंड हैदराबाद, ठीक है। मतलब नाम के लिए अब क्या है, ये किसके अंडर में है, मुगल शासक के, लेकिन रूल किसका चल रहा है, अपना चलाएंगे, ये स्वतंत्र रूलर की तरह से काम करेंगे, ठीक है। Okay. By the 18th century, the various religion provinces of Mughal Empire had consolidated their independent political identities. ठीक है, चलिए बात करते हैं. Let's just take a quick review of what we have read in this chapter. Humayun re-established Mughal rule in 1555. Yes, that is right. Akbar abolished pilgrim tax and jizya. That's right. Then comes in Akbar's reign, all mansabdars were paid in cash or in form of the Jagir. Yes, we actually saw this. Nadir Shah invaded in India in 1739. Yes, and weakened the Mughal Empire. That's true. Chaliye, let's quickly take a look at the exercise and let's see what we have learned. Are we able to perform the exercise? Tell me in which year Akbar died. It was year 1605, 1605. Yes. Okay. Akbar was the only great Mughal ruler who was literate, illiterate, scholar, or none of these. Tell me, अकबर लिटरेट था कि इलिटरेट था? अकबर एक्चुअली बिल्कुल भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन आज तक देखो उसका कितना नाम है, राइट? ऑलराइट. At personal level, Akbar was dash to the religions. Was he tolerant or was he intolerant? He was tolerant, right? Yes. इसीलिए तो वो दिवाली भी मना रहा था, बसंत पंचमी भी मना रहा था, राखी का त्योहार भी मनाता था, राइट? चलिए. Dash invasion in 1739 also weakened Mughal power. It was Nadir Shah. Yes. Okay. Now let's quickly circle all the correct answers. In which year did Akbar die? Question number 1, option number C, right? All right. Then Akbar was the only Mughal great ruler, great Mughal ruler who was illiterate. Yes, he was most powerful and still illiterate. Okay, so option number B. Question number 2, option number B is the correct answer. Perfect. Now comes, at personal level, Akbar was a dash to the other religion. Option number A. Question number 3. Yes. So, who invaded India in 1739? जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वीक हो जाता है. It was Nadir Shah. So, we will say question number 4, option number A, right? Perfect. And please make sure your circles are filled well. I mean, ना तो वो बहुत ज्यादा फिल होना चाहिए और ना ही वो बहुत कम फिल होना चाहिए, राइट? चलिए,
बाबर डिफीटेड डैश एट द बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने किसको डिफीट किया था पानीपत में, बताइए। वॉज इट इब्राहिम लोदी? यस, yes. All right. Humayun sought the help of the Persian king dash to conquer his Indian legacy. हुमायूं ने किस पर्शियन किंग से हेल्प ली थी? टेल मी। सी, हुमायूं sought the help of Persian king. His name was Shah, S-H-A-H, Shah Tamas, T-A-H-M-A-S-P. P is generally silent in this name, right? Okay. The name Mughal was derived from which word? I told you, Mongol, right? Yes. Okay. हुमायूं died in 1556. आपने देखा होगा जहां जहां इनके नाम लिखे हुए हैं वहां वहां इनका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू ट्रू एंड फॉल्स। नादिर शाह इन्वेजन इन 1731 ऑल्सो वीकन द मुगल पावर। ये तो सच है कि नादिर शाह के इन्वेजन ने उसको मुगल पावर को वीक किया है, लेकिन ये सच नहीं है कि 1731 में हुआ। इट वाज इन 1739, सो वी विल से इट्स फॉल्स। ठीक है। बाबर वाज अ ग्रेट राइटर, इज दैट सो? क्या हमने कहीं पढ़ा है कि बाबर एक बहुत ही शानदार राइटर था? नहीं, लेकिन क्या वो एक्चुअली था? क्योंकि बुक में हमको नहीं दिया गया, बट देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट वी शुड डेफिनेटली हैव। So when we are knowing about some ruler, we should definitely have some information about that person. Babur was definitely a great writer, not just a writer. He was fond of books. जब भी वो कोई नई टेरिटरी एक्वायर करता था, वो ऐसी जगहों की तलाश में रहता था जहां पर उसको अच्छी किताबें पढ़ने के लिए मिल जाए, राइट? So we will say Babur was a great writer. Yes. Okay. Maharana Pratap was the only Rajput ruler who refused to submit to Akbar. That is true. हमने इसी बुक में इसको जाना था, इसको पढ़ा था, इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था। द ऑफिस ऑफ दीवान वाज स्टैंडर्ड अंडर अकबर। इज दैट ट्रू? हमने पढ़ा था। यस, क्योंकि हुमायूं और बाबर के समय में तो एडमिनिस्ट्रेशन को इतना क्या नहीं किया गया, बहुत ज्यादा मतलब उस पर काम नहीं किया गया, बहुत ज्यादा कोई नई पॉलिसीज नहीं लेकर आई गई। लेकिन अकबर के टाइम में जब हम ये सब पढ़ते हैं, that time we comes to know, okay, this office is also introduced. Arey, this office is also introduced. Yes. So there are so many things that flourished under the rule of Akbar. Okay. चलिए, and now comes short answer type questions and long answer type questions. I hope after this chapter you will be in position to answer all these questions, right? So that is all for today. I hope the concept of Mughal Empire is clear to you. I'll see you in the next session. Till then, keep revising, keep learning. Bye bye.